अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। आप सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 5-6 दिन से एक मसला काफ़ी गर्म हुआ है। बाबर आज़म जो क्रिकेटर हैं, हमारे मुल्क की शान है, आन है, बान है, लेकिन एक ख़ातून जिनका नाम है हमीज़ा मुख्तार, वो सामने आती हैं आकर। आप सब लोग जानते हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जिसमें वो मुबैना तौर पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाती हैं बाबर आज़म पर। वो कहती हैं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड हैं और वो ये भी कहती हैं कि 11 साल तक उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं बाबर आज़म, और उसके बाद शादी का झांसा देकर उनको इस्तेमाल करके उनको छोड़ देते हैं। उसके अलावा वो और भी बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन हम सब लोग रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे बाबर आज़म से कि किसी तरीके से उनका नैरेटिव सामने आए ताकि वो ज़रूर बताएं कि ये सच है या झूठ है। और दूसरी तरफ वो जो खातून है उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने उन पर ये तनकीद की कि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लगती है, और आज से 10-11 साल पहले बाबर आज़म की उम्र जो है वो तकरीबन 15-16 साल होगी, 17-18 साल होगी। तो एक नाबालिग लड़के को इस तरह से इस लड़की ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जबकि हमीज़ा से जब हमने पूछा तो हमीज़ा ने ये कहा कि वो बाबर आज़म से छोटी हैं 3-4 साल। जबकि दूसरी तरफ लोग ये भी तनकीद करते हैं कि हमीज़ा कहती हैं कि वो बाबर आज़म की क्लास फेलो भी रही हैं, तो अगर वो क्लास फेलो थी तो 3-4 साल का डिफरेंस कैसे। हालांकि मैं समझती हूँ कि एक क्लास में 3-4 साल का डिफरेंस हो जाता है ऑलमोस्ट। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो डबलिंग्स कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी सालों से फेल हो रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल अब इस हवाले से जब हमीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद बढ़ने लगी तो हमीज़ा ने क्या किया कि उन्होंने ये फैसला किया कि लोग क्योंकि उनको झूठा कह रहे हैं, लिहाजा अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए हमीज़ा ने रजू कर लिया अदालत से। और अदालत के अंदर जब वो गई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ जाकर उन्होंने अपनी जो सारी दास्तान है वो सुनाई। तो अब हमीज़ा ने क्या किया है कि उन्होंने तमाम सबूत जो हैं वो अदालत को प्रोवाइड कर दिए हैं। थाना नसीराबाद के अंदर इन्होंने पहले दरख्वास्त दायर की थी और उसके बाद एडिशनल सेशन जज हैं जो लाहौर के, उन्होंने बड़ा सख्ती से नोटिस लेते हुए थाना नसीराबाद के जो SHO हैं उनको तलब कर लिया है और उनसे प्रॉपर एक रिपोर्ट मांगी है कि उनको प्रॉपर तरीके से बताया जाए कि ये जो कुछ भी मामला है इसमें कहाँ तक सदाकत है। अब इस हवाले से जब हम लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की बाबर आज़म से, तो बाबर आज़म इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि वो बाहर हैं और इस वक्त वो अपना कोई नैरेटिव भी नहीं देना चाहते थे, मगर अब उनका फाइनली उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया है इस चीज़ के हवाले से और उन्होंने बिल्कुल भी इसे डिनाई नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज बाबर आज़म ने सोशल मीडिया पर अपनी एक सेल्फी शेयर की है। मिरर इमेज है और साथ में उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है आईफोन। तो आईफोन के पकड़े हुए ऊपर उन्होंने जो कैप्शन लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक वक्त में एक ही काम, यानी एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, ये उनका कहना है। और साथ ही उन्होंने कुछ इमोजीज यानी कुछ इमोटिकन्स जो हैं वो भी शेयर किए हैं। इमोटिकन्स में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने एक मसल, जिसको हम पंजाबी में वो जो डोला शोला कहते हैं, तो उन्होंने डोला शेयर किया है और साथ में उन्होंने एक आग यानी कि फायर का जो साइन है वो शेयर किया है और साथ में उन्होंने कुछ हाथ हैं इस तरह के वो शेयर किए हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हुए बाबर आज़म कहते हैं कि एक वक्त में एक ही चीज़। अब इसका मतलब जो है वो हर इंसान अपनी अपनी मंतक के हिसाब से निकाल रहा है। हर इंसान कह रहा है कि इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब वो हो सकता है। यानी बाबर आज़म ने सोशल मीडिया पे एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है, एक नई बहस छेड़ दी है। अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक वक्त में एक चीज़ का ये मतलब है कि बाबर आज़म ये कहना चाहते हैं कि मैं एक वक्त में सिर्फ क्रिकेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ और इस तरह के मामलात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि एक वक्त में एक चीज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं एक वक्त में एक ही चीज़ कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमीज़ा नामी खातून जो हैं, इन्होंने जब अदालत से रब्ता किया तो इनके पास बाबर आज़म के तकरीबन 200+ कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है। प्लस इसके अलावा उन्होंने इनके कुछ मैसेजेस दिखाए हैं जो कि मुबैना तौर पे हमीज़ा मुख्तार का ये कहना है कि उनके जो घर वाले हैं यानी बाबर के घर वाले उनको थ्रेट कर रहे हैं और मैसेजेस के अंदर उनको गलत गलत किस्म की बातें लिख रहे हैं। तो अगर तो ये हकीकत है कि बाबर के घर वाले उनको थ्रेट कर रहे हैं और मैसेजेस पे प्रॉपर एक प्रूफ दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा वो थ्रेट करेंगे, जितनी ज़्यादा कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, तो आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ का पता चल जाता है कि फेक कॉल कौन सी है, मैसेज कौन सा है, सही नंबर से मैसेज किया गया है या नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो हमीज़ा के
حق میں گئی ہے. اور اسی وجہ سے جو سیشن جج ہیں لاہور کے ان کو کافی زیادہ غصہ بھی آ گیا اور انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے تھانہ نصیر آباد کے جو ایس ایچ او ہیں ان کو بھی یہ کہا ہے کہ حمیزہ کو پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے اور ان کے گھر والوں کو سختی سے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بابر اعظم کے گھر والے جو ہیں وہ ان کو تھریٹ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے حمیزہ نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ ایک مرتبہ حمیزہ کی جو والدہ ہیں ان کی جو گاڑی تھی کار اس کو حمیزہ نے ان کی اجازت کے بغیر بیچ دیا تھا کیونکہ بابر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, لہٰذا حمیزہ نے 12 لاکھ روپے میں وہ گاڑی بیچ کر وہ 12 لاکھ روپے دیے تھے بابر اعظم کو, جس کے بارے میں ابھی تک بابر اعظم اینڈ اس کی فیملی کوئی بھی اپنا ابھی تک نیریٹو نہیں دے رہا. لیکن سوشل میڈیا پر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ وائرل ہوتی چلی جا رہی ہیں اور حمیزہ کا یہ کہنا کہ اب وہ آخری حد تک جائیں گی. تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہاری ہوئی محبت اور زخمی شیرنی ان دونوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے. اگر آپ لے لیتے ہیں اور کوئی خاتون جو اپنی عزت گنوا بیٹھی ہو اس کے بعد اس سے زیادہ خطرناک دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. ہم دیکھیں گے آگے بڑھ کے کہ مزید ان دونوں کی جنگ میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. فی الحال تک جو بابر اعظم کے سپورٹرز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حمیزہ کو پلانٹ کیا گیا ہے کیونکہ بابر اعظم ایک بڑے اچھے کرکٹر ہیں اور اس وقت جتنے بھی دوسرے کرکٹرز ہیں وہ سب بابر اعظم کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں. حمیزہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں عثمان قادر جو ہیں وہ ان کے گواہ تھے جب وہ ان کے ساتھ ناجائز طور پہ ٹھہرا کرتی تھیں, لیکن عثمان قادر نے ابھی تک اپنا کوئی نیریٹو نہیں دیا, اپنا کوئی بیان نہیں دیا. حالانکہ ہم لوگوں نے کوشش کی ان تمام لوگوں سے ان کا نیریٹو لینے کے لیے, لیکن فی الحال خاموشی چھائی ہوئی ہے اور حمیزہ ہی اس وقت آپ کو ہر جگہ پہ چھائی ہوئی نظر آئیں گی. اور عدالت میں ان کی جانے کی ریزن ہی یہ تھی کہ وہ یہ کہتی ہیں ہماری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, لیکن اس وقت وہ مزید انٹرویوز اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ ہر انٹرویو میں ایک ہی بات ہے. تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کو پلانٹڈ گرل کہا جا رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بابر اعظم کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہیں. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک انٹرویو کے اندر پراپر انہوں نے اسکرین کے اوپر دکھایا کہ کتنی کالز ان کے پاس موجود ہیں. باقی پی ٹی اے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پتہ لگوا لیتے ہیں کہ جو ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تھوڑے ہی دنوں میں یہ سب چیزیں حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور میں اتنا بتا دوں کہ اگر یہ چیزیں سچ ثابت ہو گئیں تو آپ یقین کیجئے کہ بابر اعظم کا پورا کریئر تباہ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے کہ جو بابر اعظم نے یہ جو اپنے مسلز دکھائے ہیں اور جو اپنی سیلفی شیئر کی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز ایک وقت میں ایک ہی کام, اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا نیریٹو ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں کی جنگ میں کون جیتنے والا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے, آپ کا انتظار کر رہی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ مزید خبریں جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.